हेलो प्यारे बच्चों। बेटा इस वीडियो में हम आपकी जो क्लास 11 की केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है केमिस्ट्री फर्स्ट, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके क्वेश्चंस 1.18 यहाँ तक के क्वेश्चन हमने कर लिए थे 1.17 तक। अब 1.18 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। निम्नलिखित को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए, है ना। साइंटिफिक नोटेशन किस में लिखना है हमें? साइंटिफिक नोटेशन में इन्हें लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि 10 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी एक तो फर्स्ट एक अंक लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट अंक के बाद में डेसिमल पॉइंट आता है, दशमलव बिंदु, और उसके गुणा में क्या होती हैं? 10 की घात होती हैं, है ना। जैसे ऐसे समझे हम, ये है 0.0048, है ना। तो यानी दशमलव यहाँ आएगा 4 के बाद में, है ना, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगी। तो यहाँ जब दशमलव को लाऊंगा तो दशमलव इधर खिसकेगा ना, राइट साइड में खिसकेगा, तो 10 की घात -3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना, क्योंकि यह 3 अंक खिसक रहा है। ये देखो यहाँ पे आ रहा है दशमलव, तो 1 2 3 इस जगह, तो क्या आ रहा है 4.8, है ना। और हाँ, और सार्थक अंकों का भी ध्यान रखना है हमें। इसमें किसका ध्यान रखना है? सार्थक अंकों का भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया देखो, 0.0048, ठीक है ना। अब इसमें फर्स्ट अंक जो होगा वो कैसा होगा? नॉन जीरो डिजिट होगी, तो क्या हो गया ये 4.8 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो इस जगह पे ले लिया हमने इसको 4.8 इंटू 10⁻⁻3। फिर सेकंड है 234 और 300, है ना। तो देखो इसमें सार्थक अंक 3 ही हैं। कितने हैं इसमें सार्थक अंक? 3 हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें कितने सार्थक अंक थे? दशमलव के बाद 2 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो सार्थक अंक में नहीं गिनी जाती, तो ये 2 ही अंक थे। तो यहाँ पे भी कितने अंक हैं? 2 ही सार्थक अंक हैं, ठीक है। 4.8 इंटू 10⁻⁻3। इसमें सिर्फ 3 सार्थक अंक हैं, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? 234 है, ठीक है ना। तो 234 को क्या लिखेंगे हम? 2.34 इंटू 10 कितना हो गया? 5 हो गया, है ना, 10⁵। फिर थर्ड हो गया 8008, तो यहाँ रख देंगे ना फर्स्ट के बाद में, तो क्या आएगा 8.008 इंटू 10⁻3, ठीक है। इसके बाद 4 है, 4 क्या हो जाएगा? 500.0। देखो 4 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक हैं इसमें? 4 हैं, ठीक है ना। तो हमको दशमलव यहाँ लगाना है ना, तो क्या हो जाएगा 5.00, है ना। तो दशमलव को बाईं ओर खिसका रहे हैं, तो प्लस की 2 में गुणा आएंगे नहीं आएंगे। देखो इसमें भी क्या कर रहा था हम? दशमलव को कहाँ लगा रहे थे? यहाँ पे है, तो इस तरफ खिसका रहे थे, ये 3 अंक खिसका रहे थे, तो 10 की घात 3 हो गया। यानी दशमलव को दाईं ओर खिसकाएंगे तो 10 तो पावर माइनस में आएंगी 10 की, और दशमलव को बाईं ओर खिसकाएंगे तो किसकी होंगी? पावर प्लस की आएंगी। तो 5.00, अब इसमें 4 सार्थक अंक, तो ये 4 ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, इंटू 10⁻² कितना? 2, 5.000 इंटू 10⁻²। फिर है फिफ्थ है 6.0012, है ना। देखो इसमें ये 5 ही सार्थक अंक हैं, क्योंकि ये जो 0 है ये यहाँ 6 आ गया। अगर यहाँ 0 होता तो सिर्फ 2 ही सार्थक अंक होते, लेकिन चूंकि 6 और इधर क्या है ये 1 है, तो 9, ये जो 0 डिजिट्स हैं नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम? ये इसको ऐसे कैसे ही रहने देंगे, है ना, क्योंकि एक नॉन जीरो डिजिट है और बाकी की उसके बाद जस्ट डेसिमल आ गया, तो इसको भी ऐसे कैसे रहने देंगे? 6.0012, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में व्यक्त कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें सार्थक सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या बतानी है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? तो देखो फर्स्ट है 0.0025, है ना। मैंने बताया था ना अभी आपको कि यहाँ 0 आ रहा है इधर, तो ये उसके बाद जो डेसिमल के जस्ट बाद कहाँ तक? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आने तक जो 0 होंगी वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। तो यानी ये दोनों जो 0 है ये नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर यहाँ कोई अंक होता 0 के अलावा कोई होता तो फिर ये सिग्निफिकेंट बन जाती हैं, है ना। तो ये सिर्फ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2, ठीक है। फिर है
208 है ना, तो 208 में कितनी सिग्निफिकेंट, 3, क्योंकि ये जीरो जो है दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच आ रही है, तो 3 सार्थक अंक हैं इसमें। सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल दो, सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोल दो। फिर थर्ड है 5005, तो इसमें कितने हैं, 4 हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, ठीक है। फिर 4 देखो आप, ये रहा। 126 के आगे कितनी जीरो, 3 जीरो, तो देखो ये जो जीरो हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। 1 2 6 0 0 0 ये हैं, ये नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, क्योंकि इसको 126 गुणा 10 की घात 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 126 गुणा 10 की घात 3, ठीक है ना। तो कितनी हो गई, 3, ठीक है ना। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, सिर्फ 3। फिर 4 में देखो, आपकी बुक में थोड़ा सा वो है, करेक्शन है इसमें। तुम्हारी बुक में लिख रखा है 500.00 है ना, जबकि ये क्या है, सिर्फ 500.0 है। तो 500.0, तो देखो दशमलव लगा के फिर जीरो लिखा हुआ है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा, है ना, क्योंकि ये शो कर रहा है कि दशमलव के बाद एक अंक तक हमने रीडिंग ली है ना। यानी ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स और ये चौथी भी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, क्योंकि इस स्पेसिफिक दर्शा रहा है 0.0, है ना। इसका मतलब क्या है, ये 0.0 भी हो सकता था, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है ना। तो दशमलव के एक स्थान तक किसी चीज़ की रीडिंग ली गई है। तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई इसमें, ठीक है। फिर है 2.0034, है ना। तो अभी बताया था कि इधर नॉन जीरो डिजिट है, इधर नॉन जीरो डिजिट, तो ये बीच की जो जीरो हैं ये क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी इसमें। तो क्या आ गया, इसमें भी कितने हो गई, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, ठीक है। इस तरह से हम इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे राउंडिंग ऑफ करना, ठीक है ना। निम्नलिखित को 3 सार्थक अंकों तक निकटित करना है। अप्रॉक्सीमेट बोल दो, राउंडिंग ऑफ बोल दो। अप्रॉक्सीमेशन या राउंडिंग ऑफ, अप्रॉक्सीमेशन या राउंडिंग ऑफ, ठीक है। देखो फर्स्ट है 3 अंक तक कर रहा है, इसका मतलब यहीं पे ही, ये क्या है देखो 34.216, तो 3 अंक पे ही लाना है, इसका मतलब यहाँ करना है, देखो, है ना। अब देखो ये अगला जो अंक है ये क्या है, अगर 5 से बड़ा हो तो इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, और 5 से कम हो तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, है ना। तो ये क्या है, छोटा है तो इनको ट्रंकेट कर देंगे, हटा देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे इसको, है ना। तो ये क्या आ गया 34.2, यानी इस एक 6 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये आंसर हो गया इसका। फिर सेकंड है 10.4107 है, तो इसमें भी देखो 3 अंक पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे थे, यहाँ हो गया ये, है ना, इस 4 के बाद में। तो ये 1 आ रहा है, तो इसको भी एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये क्या आ गया 10.4 के रूप में क्या हो गया, ये राउंड ऑफ हो गया, ठीक है। फिर थर्ड है, देखो थर्ड क्या है 0.04597। अच्छा, यहाँ ध्यान रखने की चीज़ें देखो कि 3 अंक पे करना है, सार्थक अंक पे, है ना। देखो ये सार्थक अंक नहीं है, पहली बात तो ये देखो आप, है ना, यानी यहाँ नहीं लेना है इसको इस जगह लेना है, क्यों ना, क्योंकि ये 0 सार्थक नहीं, तो पहला सार्थक अंक 1 2 3 यहाँ पे लेना है ना। तो इस जगह पे क्या करना है हमको, इसको राउंड ऑफ करना है, यानी इस अगले वाले इस अंक को हटाना है। अब ये अंक 5 से बड़ा है तो नेचुरली ये इसको बढ़ाएंगे, है ना। तो ये बढ़ाने का मतलब 9 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये 9 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 तो यहाँ लिख नहीं सकते, 1 की जगह 2 अंक तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ 0 लिखेंगे तो ये अगला जो 1 है यहाँ जुड़ जाएगा इसमें। तो ये कितना हो जाएगा 0.0460, क्या हो गया 0.0460, ठीक है ना। अब इसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 ही है, 1 2 3, ये 0 सिग्निफिकेंट में नहीं आएगी, है ना। तो ये इस तरह से राउंड ऑफ कर दिया इसको हमने। फिर फोर्थ है इसका 2808। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2808। अब इसमें 3 अंक पे करना है हमको, है ना। तो देखो 3 अंक कहाँ हो गए, यहाँ हो गए, ये राउंड ऑफ कर दिया हमने, ठीक है ना। अब आप देखो ये क्या है, ठीक है, ये 8 जो है ये 5 से ज़्यादा है, तो इधर इसका हो जाएगा ये, तो एक तरह से 281 हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो गया 281। लेकिन ये कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 4 हैं इसमें, ठीक है ना। तो हमको
अगला क्या करना पड़ेगा, इस तरह से 0 करनी पड़ेगी। समझे नहीं समझे बात? क्योंकि ये 2808 की जगह ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसको 281 में कर दें हम। समझे नहीं समझे बात, है ना? तो देखो ये 8 क्या है, ये 6 से वो उससे 5 से ज़्यादा है, तो इसका जो अगला 1 है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो 281 हो गई, है ना? लेकिन इसको ऐसे कैसे पूरा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 2808 की जगह 281 नहीं लिख सकते, है ना? तो अगला इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये जो 0 है, अब ये लास्ट वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर। आगे ना समझे? तो इस तरह से हम इसके क्या कर सकते हैं, इसको अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। ये कह रहा है, देखो, जब डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा भिन्न यौगिक बनाते हैं, डाई नाइट्रोजन क्या होता है, N2, है ना, N2, और डाई ऑक्सीजन क्या होता है, O2। भिन्न यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड्स बना रहे हैं ये, तो निम्नलिखित डेटा हमको मिलते हैं। नाइट्रोजन 14 ग्राम होती है, तो ये 16 ग्राम, ये 14 ग्राम, 32 ग्राम, ये 28 ग्राम, 32 ग्राम, 28 ग्राम, और ये 80 ग्राम। ये प्रायोगिक आंकड़े जो हैं, ये प्रैक्टिकल जो डेटा हैं, रासायनिक संयोजन के, केमिकल कॉम्बिनेशन के किस नियम के अनुरूप हैं, किस नियम के क्या है ये अनुरूप हैं, बताइए। ठीक है ना? तो अब देखो हम क्या करते हैं कि इसमें से किसी एक के अनुपात को फिक्स कर देते हैं। तो अब आप देखो, ये 14 14, ये 28 28, है ना? तो इसको 28 किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, यानी इसको डबल कर देंगे, इधर डबल कर देंगे, इस डबल कर दिया, इधर डबल कर दिया, तो ये 28 28 जाएगा, और ये 28 28 है ही ऑलरेडी, है ना? तो ऐसे समझो, देखो ये 14 ग्राम को क्या कर दिया मैंने, 28 ग्राम कर दिया इसको, 28 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा ना, तो इधर भी डबल कर दिया, ये भी 28 ग्राम किया, तो ये कितना हो गया, ये 64 ग्राम हो गया। अब दोनों तरफ डबल कर रहे हैं ना, अब ये 28 इसको एज इज रख लें, क्योंकि हमको 28 जैसे एलसीएम लेते हैं ना, ऐसे समझ लो आप इस चीज़ को। तो इधर 28 ग्राम है, तो 28 ग्राम, अब ये 32 ग्राम एज इट इज रहेगा, और ये 28 ग्राम है, तो ये कितना, 80 ग्राम एज इट इज रहेगा, है ना? तो देखो अब हमने इसको 28 ग्राम पे फिक्स कर दिया, नाइट्रोजन को किस पे फिक्स कर दिया, 28 ग्राम पे। तो ऑक्सीजन के विभिन्न, है ना, वो मिल रहे नहीं मिल रहे, यानी ऑक्साइड मिल रहे हैं हमको अलग अलग, है ना? तो ये इनके अंदर आप देखोगे तो एक सरल अनुपात मिल रहा है ना? देखो इसको क्या है, ये 32 अनुपात 64 अनुपात 32 अनुपात 80, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको मैं अनुपात के रूप में। तो ये क्या हो गया, 2 अनुपात 16 का भाग दे दिया, 16 दूना 32, 16 चौका 64, 16 दूना 32, और 16 पंजे 80, तो 2 अनुपात 4 अनुपात 2 अनुपात 5, है ना? तो एक सरल अनुपात आ गया। ठीक है ना? तो नाइट्रोजन के फिक्स उसके लिए, द्रव्यमान के लिए, ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान हैं उनमें क्या है, एक सरल अनुपात हमको मिल रहा है। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, गुणित अनुपात नियम। क्या बोलेंगे इसको, गुणित अनुपात नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छे ही हैं। निम्नलिखित में रिक्त स्थान को भरिए, है ना, जो ब्लैंक स्पेस है उसको भरना है। ठीक है ना? देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मज़ेदार चीज़ है, इसको आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। फर्स्ट लिया मैंने, है ना, 1 किलोमीटर को मुझे चेंज करना है पहले mm में, ये कर लेता हूँ मैं, है ना? अगला वाला बाद में देख लूँगा, है ना? अच्छा अब देखो आप कि किलोमीटर से मुझे किसकी तरफ चलना है, मिलीमीटर की तरफ चलना है ना? तो किलोमीटर को काटना है और मिलीमीटर तक पहुंचना है, ऐसे समझ लो आप, है ना? तो देखो किलोमीटर से किधर चलते हैं, फिर मीटर की तरफ चलेंगे, मीटर से फिर सेंटीमीटर की तरफ चलेंगे, सेंटीमीटर से फिर मिलीमीटर की तरफ चलेंगे। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, है ना? क्योंकि किलोमीटर को तो हटाना है और मिलीमीटर तक पहुंचना है। तो देखो ये मैंने लिखा 1 किलोमीटर गुणा, है ना? अब मैंने क्या बताया, किलोमीटर से मीटर की तरफ चलेंगे, फिर मीटर से सेंटीमीटर की तरफ, सेंटीमीटर से मिलीमीटर की तरफ। तो हम क्या लिख सकते हैं, नीचे कटेगा कब किलोमीटर, जब नीचे किलोमीटर हो, 1 किलोमीटर हो, और ऊपर क्या लिख दूं, 1000 मीटर लिख दूं। तो ये सेम चीज़ है कि नहीं है, ये 1000 मीटर बटे 1 किलोमीटर, कट गए ना एक तरह से, तो 1 आ गया ये। तो किसी भी संख्या को 1 से तो गुणा कर ही सकते हैं हम। फिर अब देखो ये किलोमीटर से किलोमीटर कट क्या आ गया, मीटर आ गया। अब मीटर से सेंटीमीटर की तरफ चलेंगे, देखो ये मीटर कब कटेगा, जब 1 मीटर नीचे होगा,
तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। देखो मीटर से मीटर कट गया, तो अब सेंटीमीटर में आ गए। फिर सेंटीमीटर से क्या बनाने, अब आपको मिलीमीटर बनाने, क्योंकि मिलीमीटर तक पहुंचना है ना। तो 1 सेंटीमीटर में कितने 10 मिलीमीटर्स होते हैं, और किस में होते हैं ये 1 सेंटीमीटर होते हैं। तो देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, है ना। तो देखो नीचे की तो सब कट गया, एक 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 आ गया, तो एक से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 10 की घात 3 और 2 5 और 1 6, तो क्या आ गया 10 की घात 6 मिलीमीटर, है ना। तो 1 किलोमीटर बराबर कितने आ गए? 10 की घात 6 मिलीमीटर आ गए। तो यहाँ क्या भर जाएगा? 10 की घात 6 मिलीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, अब 1 किलोमीटर को पिकोमीटर में चेंज करना है ना। तो 1 किलोमीटर से कहाँ पहुँचना है मुझे? पिकोमीटर में पहुँचना है। अब मुझे पता है कि 1 मीटर में कितने 10 की घात 12 पिकोमीटर होते हैं, है ना। 1 मीटर में कितने होते हैं? 10 की घात 12 पिकोमीटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो पहले किलोमीटर से मीटर की तरफ पहुंचूंगा, फिर मीटर से पिकोमीटर की तरफ, इस रिलेशन से पहुंच जाऊंगा। तो किलोमीटर से मीटर की तरफ पहुंचने के लिए क्या है? देखो 1 किलोमीटर गुणा नीचे किलोमीटर आएगा, है ना, और ऊपर क्या आ गया? 1000 मीटर आ गया, मीटर आ गया, है ना। तो देखो किलोमीटर से तो किलोमीटर कट गया। अब मीटर भी काटना है, तो देखो नीचे मीटर आएगा, है ना। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ 1 कब आएगा? जब इधर तो 10 की घात 12 बटे 1, है ना। तो ऊपर तो क्या आ गया? पिकोमीटर आ गया, और नीचे क्या आ गया? मीटर आ गया। लिख सकता हूँ ना मैं इसको 10 की घात 12 बटे 1, तो इधर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। 10 की घात 12 पिकोमीटर में जब 1 मीटर का भाग देंगे तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा? 1 को आ जाएगा। तो देखो इसकी तरफ क्या लिख दिया मैंने? 10 की घात 12 पिकोमीटर बटे 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में मुझे पता है कितने पिकोमीटर होते हैं। पिकोमीटर क्या होती है? बहुत छोटी इकाई होती है। पिकोमीटर क्या होती है? छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो अब आप देखो मीटर से मीटर कट गया, ठीक है। तो क्या आ गया? ये 10 की घात 3 थे, और ये कितने हो गए? 10 की घात 12, ठीक है ना। 10 की घात 3 और 10 की घात 12, तो कितने हो गए? 10 की घात 15 हो गए, नहीं हो गए? तो ये हो गए 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 12, तो कितने हो गए? बराबर 10 की घात 15 पिकोमीटर। यहाँ क्या आ जाएगा? 10 की घात 15 आ गया, ठीक है ना, आसान। फिर इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या है? मिलीग्राम से किलोग्राम तक पहुंचना है। देखो बेटा 1 मिलीग्राम से कहाँ पहुंचना है? किलोग्राम तक पहुंचना है। तो हमें पता है कि मिलीग्राम और किलोग्राम में क्या संबंध? मिलीग्राम से ग्राम तक पहुंचेंगे, है ना। यानी 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, है ना। तो देखो ये 1 मिलीग्राम गुणा मिलीग्राम से मिलीग्राम कटेगा कि नहीं कटेगा? तो देखो यहाँ मिलीग्राम लिखा मैंने, है ना, मिलीग्राम लिख दिया। 1 मिलीग्राम, और कितने में होते हैं ये? 1 ग्राम में, है ना। 1 ग्राम में कितने होते हैं? 10 की घात 3 होते नहीं होते? 1000 होते नहीं, ये कितने होते हैं? 10 की घात 3 मिलीग्राम होते हैं। यानी 1 ग्राम में कितने? 10 की घात 3 मिलीग्राम, ठीक है। तो देखो मिलीग्राम से मिलीग्राम कट गया, है ना। अब ग्राम से किस में पहुंचना है हमें? ग्राम से किलोग्राम तक पहुंचना है ना। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो नीचे देखो ग्राम कटेगा कि नहीं कटेगा, है ना। तो ग्राम से ग्राम काटना है, किसको पहुंचाना है? तो ऊपर लिखूंगा मैं 1 kg, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10 की घात 3 क्या होते हैं? ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो ग्राम से ये ग्राम कट गया, है ना। तो आ गया ना, देख लो किलोग्राम आ गया। तो 10 की घात 3 और 10 की घात 3 क्या हो गया? 10 की घात 6। तो ऊपर तो आ गया किलोग्राम, है ना, और नीचे क्या आ गया? 10 की घात 6। तो क्या लिख सकता हूँ? 10 की घात -6 किलोग्राम। तो 1 मिलीग्राम और किलोग्राम में कितने का संबंध आ गया? 10 की घात -6 का, ठीक है। अब आप देखो फिर है मिलीग्राम से नैनोग्राम में आना है। अब मुझे किस में आना है? मिलीग्राम से नैनोग्राम में। तो देखो ग्राम पे पहुंचना पड़ेगा, है ना, कि 1 ग्राम बराबर 10 की घात 9 नैनोग्राम्स होते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले मिलीग्राम से ग्राम पे पहुंचूंगा, फिर ग्राम से नैनोग्राम पे पहुंच जाऊंगा। तो देखो 1 मिलीग्राम इनटू, है ना, ग्राम करना है। तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 10 की घात 3 मिलीग्राम होते हैं, है ना।
आ रहा है ना, देखो 1 ग्राम और ये 10³ मिलीग्राम चीज़ें बराबर होती हैं ये, तो मिलीग्राम से मिलीग्राम कट गया। अब ग्राम में और नैनोग्राम में ये संबंध, क्योंकि ग्राम से ग्राम काटना है तो नीचे क्या आएगा, 1 ग्राम आएगा। तो देखो ऐसे समझो आप, ये इसको इधर लाऊंगा मैं, तो 10⁹ नैनोग्राम बटे 1 ग्राम बराबर 1 हो गया कि नहीं हो गया, तो 1 से गुणा कर सकते हैं। तो ये नीचे तो 1 ग्राम आ गया, ऊपर क्या आ गया 10⁹ नैनोग्राम। तो देखो ग्राम से ग्राम कट गया। अब ये 10⁻³ और ये 10⁻⁹ तो क्या आ गया 10⁻6 नैनोग्राम्स। तो यहाँ पे कि इसमें तो क्या आ जाएगा, मिलीग्राम में तो 1 मिलीग्राम और किलोग्राम में किसका संबंध आया, 10⁻⁻6 का। किसका आया, 10⁻⁻6 का आया। और 1 मिलीग्राम और नैनोग्राम में 10⁻6 नैनोग्राम का संबंध आ गया। ठीक है, अब इसका लास्ट है थर्ड, ये 1 मिलीलीटर और लीटर में संबंध है ना। थर्ड है 1 मिलीलीटर है ना, से लीटर तक पहुंचना है, तो पता ही हमको, तो 1 लीटर में कितने 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है ना। तो किस तक पहुंचना है, लीटर तक पहुंचना है। तो देखो क्या हो गया, 1 मिलीलीटर गुणा, अब नीचे मिलीलीटर आएगा नहीं आएगा, तो 1 लीटर में कितने होते हैं, 10⁻³ मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में कितने 1000 ml होते हैं, नहीं होते हैं। तो ml से ml कट गया, तो क्या आ गया 10⁻³ लीटर, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा 10⁻³ लीटर आ गया। अच्छा, अब देखो कि जो 1 लीटर होता है ना, 1 लीटर में एक चित्र था ना आपकी इसमें, कि जो 1 लीटर है ना, वो 10 डेसीमीटर है ना, गुणा 10 डेसीमीटर गुणा 10 डेसीमीटर, ठीक है ना। जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, तो 1 ml होता है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो क्या होता है, एक, ऐसे समझ लो आप, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 ml के बराबर होता है ना। तो चलो इससे पहुंच सकते हो आप, है ना। और मीटर और डेसीमीटर, इसमें डेसीमीटर में क्या ये डेकामीटर है, सॉरी, है ना। डीएम 1 डीएम बराबर 10 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। डेकामीटर है ये, क्या है ये, डेकामीटर, ठीक है। तो अब आप देखो ये 1 ml है ना, 1 ml बराबर क्या है, 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब इस सेंटीमीटर से हमको किस में पहुंचना है, ये वाला डेकामीटर में पहुंचना है। किस में पहुंचना है, डेकामीटर में। और इधर ये 1 ml है ही, तो देखो 1 सेंटीमीटर का, और इसमें क्या संबंध बताया था कि 1 डेकामीटर बराबर कितना होता है, 1 डेकामीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, है ना। तो सेंटीमीटर काटना है नहीं काटना है हमको, तो नीचे सेंटीमीटर आएगा, तो 1 dm बटे 10 सेंटीमीटर बराबर 1 आ गया। तो इसको लिख सकता हूं मैं 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 dm बटे 10 है ना, 10 सेंटीमीटर आ गया नहीं आ गया नीचे, ये लो, है ना। और इधर क्या था, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब था, 1 सेंटीमीटर क्यूब से गुणा कर रहे हैं हम इसको, फिर वापस 1 dm बटे 10 सेंटीमीटर, फिर वापस से 1 dm बटे 10 सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब कट गया, तो dm 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 क्या आ गया, डेकामीटर क्यूब आ गया। तो 10 10 10 तो वापस क्या आ गया, 10⁻³ डेकामीटर क्यूब, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो ये बहुत मज़ेदार चीज़ है ये, इसको थोड़ा इस तरह से प्रैक्टिकल तरीके से हमको करना पड़ता है। तो ये हमारा 1.21 क्वेश्चन हो गया। अब अपन 1.22 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे नॉर्मली तुम अगर इसको ऐसे करोगे, यदि प्रकाश का वेग दे रखा है ना, और इसको हम c से डिनोट करते हैं ना, तो c कितना दे रखा है, 3.00 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश का वेग है, ठीक है। और तो 2 नैनो सेकेंड्स में, और टाइम दे रखा है आपको, टाइम कितना है 2 नैनो सेकेंड्स, है ना। तो 2.00 है, ये कितना है 2.00,
नैनो सेकंड। अब तुम कहोगे सर ये 0 क्यों लगा रखे हैं, यहाँ पे 0 लगा रहे हैं, इसको दोबारा लिख देता हूँ 2.00 नैनो सेकंड। ये बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स की वजह से लगा रखे हैं। तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहाँ पे भी कितनी है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसको आप ऐसे मत कर देना कि इसको 3 ले लो, सिर्फ 3 × 10⁸ जैसे अब तक लेते आए 10वीं तक, ऐसे नहीं करना है ना। इसको 3.00 ही रखना है, इसको 2.00 ही रखना है। समझिए नहीं समझे बात, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स का ख्याल रखना है हमको। तो कितनी दूरी तय करेगा, डिस्टेंस आपसे ये पूछ रहा है ना। तो हमें पता है दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक है, तो देखो चाल कितनी है, ये दे रखी है 3.00 × 10⁸ ठीक है ना, 10⁸ इंटू समय, ये नैनो सेकंड है तो सेकंड में बदलेंगे इसको, है ना। तो देखो वही कि 1 सेकेंड इक्वल टू कितने होते हैं, 10⁹ नैनो सेकेंड्स, है ना। तो 1 नैनो सेकेंड्स बराबर निकालना है हमको, इसके बराबर निकालना है 1 नैनो सेकेंड्स। तो ऐसे कर देखो, इधर 1 नैनो सेकेंड्स रखोगे तो ये 1 में 10⁹ का भाग लग जाएगा, ये सेकेंड्स है 10⁻⁹ है ना। सेकेंड्स हो गए किसके बराबर, 1 नैनो सेकेंड के बराबर, है ना। तो देखो 1 नैनो सेकेंड बराबर 10⁻⁹ सेकेंड्स हैं। तो 2 नैनो सेकेंड बराबर 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 2.00 × 10⁻⁹ सेकेंड्स आ गया ये। ठीक है, अब देखो 3 दूनी 6.00 ये लिखेंगे, गुणा 10⁻⁻8 और 10⁻�9। तो ये माइनस का 1 बचा ना, 10⁻⁻1 है ना। अब ये मीटर पर सेकंड था, ये क्या था, मीटर सेकंड माइनस, और ये सेकंड, तो सेकंड कट गया, तो क्या आ गया, ये मीटर आ गया। ठीक है ना। अब इसके बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, बटे 10 है ना, 10 का भाग दोगे तो यहाँ आ जाएगा ना ये 0.6, 6 के बजाय क्या आ जाएगा 0.6। लेकिन अब देखो बेटा ये मीटर आ गया नहीं आ गया, लेकिन ऐसे नहीं रखना है इसको, क्योंकि यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और यहाँ पे इसको देखोगे तो आप एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसको कैसे लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा 0.600 मीटर। कितना, 0.600 मीटर के रूप में आपको इसे लिखना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, यानी 2 नैनो सेकंड में 0.600 मीटर वो चलेगा प्रकाश। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.23। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी अभिक्रिया में कोई रिएक्शन है, इसमें A + B2 = AB2 है। तो देखो मैं दोबारा से इस रिएक्शन को लिख देता हूँ, है ना। क्या है, A + B2 = AB2, है ना। इसका मतलब देखो क्या है कि इसके आगे जो गुणांक होते हैं, इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, और इसके आगे भी क्या है, 1 है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, A का 1 मोल 1 मोल, फिर B2 का 1 मोल, है ना। B2 का 1 मोल है, V का 1 मोल नहीं है, ध्यान रखना, बराबर। तो यानी B2 के अणु का 1 मोल हो गया, ये A के परमाणु का 1 मोल हो गया। ठीक है ना, बराबर AB2 के 1 अणु का 1 मोल हो गया, है ना। इस आधार पे हम इनको चलेंगे, है ना। एक या ऐसे ले लो, एक आयतन इसका, इसके 2 आयतन, इसका 1 आयतन, वो सॉरी 2 नहीं, इसका 1 आयतन, इसका 1 आयतन मिला के AB2 का कितना बनेगा, 1 आयतन बनेगा, है ना। इन गुणांकों से चलेंगे हम आगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, परमाणु है, ये क्या है, अणु है, और ये भी क्या है, एक अणु है। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है फर्स्ट में कि इसके A के 300 परमाणु, है ना। यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको, A + B2 AB2, है ना। तो इसके 300 परमाणु और B के 200 अणु। तो देखो हमें क्या, यहाँ पे 1 मोल चाहिए, यहाँ भी 1 मोल B के क्या चाहिए, अणु चाहिए, B के अणु चाहिए, और AB2 का क्या हो गया, 1 मोल, इसके अणु का 1 मोल हो गया, है ना। तो अब इसमें कह रहा है कि में निम्नलिखित अभिक्रिया मिश्रणों में सीमांत अभिकर्मक यदि कोई हो तो ज्ञात करें। लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है। क्या निकालना है हमको, लिमिटिंग रिएक्टेंट, या लिमिटिंग रिएजेंट भी बोलते हैं इसको, लिमिटिंग रिएजेंट बोल देते हैं या रिएक्टेंट भी बोल देते हैं, ये हमें निकालना है।
तो कौन कम पड़ जाएगा पहले ये देखना है हमें, है ना। तो देखो इसका मतलब क्या है कि ए के 300 परमाणु, तो ए के अगर 300 परमाणु हैं आपके पास, इसके 300 एटम हैं, तो इसके क्या चाहिए बताओ, 300 ही अणु चाहिए इसके। क्या चाहिए आपको, 300 अणु चाहिए इसके, तब जाके इसके 300 अणु आपको मिलेंगे। आई ना बस में, तब जाके ये संतुलित होगी ये रिएक्शन, ऐसे होगी तो, है ना, क्योंकि ये क्या है, अणु है, ये क्या है, परमाणु है, ये क्या है, अणु है ना। तो अब लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो ए के 300 परमाणु हैं और बी के 200 ही अणु हैं, तो ये कम पड़ जाएगा नहीं पड़ जाएगा, ये जो B2 है ये क्या पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो ये सीमांत हो गया इस केस में। तो फर्स्ट केस में कौन सीमांत हो गया, बी सीमांत हो गया। तो बी इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट है इसमें, ठीक है। फिर सेकंड देखो, 2 मोल ए और 3 मोल बी, है ना, 2 मोल ए और 3 मोल बी, है ना। अब देखो ये अगर ऐसे मानते हो आप इसको, तो 3 मोल बी से, है ना, B2 के 1.5 मोल बनेंगे, है ना, B2 के क्या बनेंगे, क्योंकि 3 मोल B परमाणु हैं ये, है ना। जबकि हमको क्या चाहिए, 1 मोल A के परमाणुओं के लिए 1 मोल B के अणु चाहिए। B का क्या चाहिए हमको, 1 मोल अणु चाहिए इसका, यानी 1 मोल B2 चाहिए एक तरह से, ऐसे समझो आप, ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ पे इस तरह से है, 1 मोल B2 है ये, अगर आपका आंसर से मिलाना है आपको तो, है ना, जो आपके आंसर दे रखा है ना इसमें, है ना, उसके हिसाब से अगर मिलाओगे आप, तो ये यहाँ पे B की जगह क्या होना चाहिए, B2 होना चाहिए, है ना। तो अब देखो इसके 2 मोल हैं और इसके कितने मोल हैं, 3 मोल हैं, तो ये कम पड़ रहा है कि नहीं कम पड़ रहा है हमारे पास में, ये सेकंड वाला कम पड़ रहा है। तो A इस केस में क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। अगर ये सिर्फ B रखते हो आप इसको अगर आप क्या रखते हो, सिर्फ B रखते हो, तो 3 मोल B, है ना, ये जो कह रहा था ना 3 मोल B, 3 मोल B से क्या हो जाएगा, 1.5 मोल B2 हो जाएगा, फिर तो 2 मोल A और 1.5 मोल B2, तो फिर यही वापस से फिर ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ठीक है ना। तो इस आपके क्या है यहाँ पे थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, ठीक है। अब अपन इसको थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, ए के 100 परमाणु और बी के 100 अणु। देखो अब आ गया ना वही चीज़ कि ए के 100 परमाणु हैं, 100 एटम हैं ए के, तो है ना, और B2 के क्या हैं, 100 मॉलिक्यूल हैं, है ना। तो अब लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, देखो अब कोई भी लिमिटिंग नहीं, क्योंकि यही तो चाहिए हमको, 100 के ये और इसके कितने 100 मॉलिक्यूल चाहिए। तो ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें कोई कम नहीं पड़ेगा। ये तो ये स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन है ये, है ना, तो इसमें कोई नहीं, ठीक है ना, इसमें कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है इस केस में, थर्ड के केस में, ठीक है ना। फिर 4 है, ए के 5 मोल और बी के 2.5 मोल, है ना, ए के 5 मोल, ए के 5 मोल और बी के 2.5 मोल। तो ये तो देखो वैसे देखने से ही पता चल रहा है ना, कि बी के 2.5 मोल है, तो इसका मतलब ये बी जो है इस केस में ये क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। कम पड़ जाएगा नहीं पड़ जाएगा, ये B2 से भी कम पड़ रहा है और बी मानोगे तो भी कम पड़ रहा है ये, तो ठीक है। तो ये बी जो है इस केस में ये क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। फिर नेक्स्ट है ए के 2.5 मोल, 2.5 मोल ऑफ ए, और ये क्या है, 5 मोल ऑफ बी, है ना। तो वैसे अगर आप यूं करोगे इसको 5 मोल ऑफ बी लोगे, तो ये तरह से 2.5 मोल ऑफ B2 हो गए। तो उस केस में तो ये लिमिटिंग वो क्या नाम समान वो हो गई, स्टोइकियोमेट्रिक अभिक्रिया हो गई, इसमें कोई भी कम नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन ये है क्या, एक्चुअली में ऐसे है ये, ठीक है ना। तो कौन कम पड़ रहा है इसमें, ये ए जो है ये कम पड़ जाएगा, तो ए लिमिटिंग रिएक्टेंट है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको अगले और आगे क्वेश्चन करोगे तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा आपके ये लिमिटिंग रिएक्टेंट की ये कहानी किस तरह से चलती है। अब अपन अगला क्वेश्चन है आपका 1.24। देखो इसमें पता चल जाएगा आपको,
ये क्या कह रहा है, डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन, है ना, डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के अनुसार अमोनिया बनाती है। तो N2G प्लस H2K, देखो इसका एक अणु है, इसके 3 अणु है, तो मिला के NH3 कितने बन रहे हैं, 2 अणु बन रहे हैं, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि 2.00 × 10⁻³ ग्राम डाई नाइट्रोजन ली 1.00 × 10⁻³ ग्राम डाई हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो प्राप्त अमोनिया का कितना द्रव्यमान मिलेगा हमको, अमोनिया का कितना द्रव्यमान मिलेगा, ठीक है ना। फिर ये कह रहा है दोनों में से कोई अभिक्रियक रिएक्टेंट शेष बचेगा क्या, है ना, कोई शेष बचेगा क्या, है ना, यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट है या नहीं है, और यदि बच रहा है तो कौन सा बचेगा और उसका द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है ना। ये हमको इस तरह से निकालना है। तो देखो क्या पहले मैंने अभिक्रिया लिखी N2 + 3H2, है ना, ये क्या है, N2 भी G है, ये भी G है, क्या बन रही है, 2 NH3, अमोनिया भी क्या है, G है। तो देखो 1, 3 और 2, तो ये क्या हो गया, 1 मोल, इसके 3 मोल, क्या बन रहे हैं, इसके 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो नाइट्रोजन का अगर 1 मोल लेंगे, हाइड्रोजन के 3 मोल लेंगे, तो अमोनिया के कितने मोल मिलेंगे हमको, 2 मोल मिलेंगे अमोनिया के, है ना। या 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन लोगे, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन लोगे, तो 2 वॉल्यूम क्या मिलेगी हमको, अमोनिया मिलेगी, ठीक है ना। एक तरह से वॉल्यूम का मतलब जैसे फिक्स कोई वो ले लिया आपने, बर्तन ले लिया, तो उस बर्तन से नाप के अगर आपने 1 बर्तन ये ली और 3 बर्तन आपने हाइड्रोजन ली, तो 2 बर्तन क्या मिलेगी आपको, अमोनिया मिलेगी। समझ गई नहीं समझी बात, ठीक है ना। इस तरह से हो गया इसका। अब इसका वो भी देख लेते हैं हम कि N2 + 3H2, N2 का कितना हो गया, देखो N का 14 होता है, तो ये 28 ग्राम, है ना, और हाइड्रोजन के 3 है, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो H2 का 2 गए 2 × 6 ग्राम, तो मिला के कितना हो जाएगा, 28 × 6 34 ग्राम हो जाएगी, ठीक है ना, 34 ग्राम हो गया। और NH3 का जो मोलर मास है, मोलर मास NH3 का वो कितना होता है, 1, यानी 14 + 3 × 3, तो ये कितना हो गया, 17 ग्राम हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो कि हमारे पास में डाई नाइट्रोजन तो कितनी है, N2 कितनी है, 2.00 × 10⁻³ ग्राम्स, है ना, और H2 कितनी है हमारे पास, 1.00 × 10⁻³ ग्राम्स, है ना। तो इनके मोल बना लेंगे, क्या बना लेंगे, पहले इनके मोल बना लेंगे। तो मोल बनाने के लिए इसके मोलर मास से भाग दे देंगे इसमें, तो 2.00 × 10⁻³ में किसका भाग दे दिया, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, तो ये N2 है, तो कितना आएगा, 28 का भाग लगेगा इसमें, तो 28 का जब आप भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 71.42 मोल्स आ गए, है ना। ऐसे ही इसके हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन के मोल 1.00 × 10⁻³ में हाइड्रोजन का 1 होता है, और ये अणु है तो कितना आ गया, 2 का भाग देंगे, तो कितना आ गया, 0.5 × 10⁻³ है ना, तो कितना आ गया 0. तो ये 500 आ गए, कितने, 500 मोल्स आ गए इसके, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखो आप, इसका 1 मोल इसके 3 मोल से अभिक्रिया करता है ना। लेकिन अब अगर यहाँ देखोगे आप, तो ये और ये कितना है, 500 है, तो ये 71 है, तो ये इसके 3 गुने मोल चाहिए कि नहीं चाहिए इसको, बस, है ना। यानी नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोलों से अभिक्रिया करके 2 मोल अमोनिया मिलती है। अब यहाँ पे 71.42 मोल किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं, तो बस इसके 3 गुने से ही तो करेगा ना, ये देखो 1 का 3 गुना है ये, तो इसका 71 से 3, 71.42 को 3 से गुणा कर दो, तो उतने इसमें से ले लेगा ये हाइड्रोजन के मोल ले लेगा, बाकी फिर बचेंगे नहीं बचेंगे, क्योंकि 7 या 21 210 के आसपास हो गया कि नहीं हो गया, तो बाकी ये तो 500 ज़्यादा हैं, ये क्या है, ज़्यादा है, तो ये इसके अधिक में है कि नहीं, अधिकता में है, ये हाइड्रोजन किस में है, अधिकता में, तो कौन कम पड़ेगा, नाइट्रोजन कम पड़ेगी, तो नाइट्रोजन क्या हो गई, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गई, और ये क्या है, अधिकता में, तो ये बच जाएगा नहीं बच जाएगा, ये शेष बच जाएगा, आ रहा ना समझ में। तो देखो 71.42 है, तो इसको 3 टाइम्स मोल इसके चाहिएंगे, ठीक है ना, इसके कितने मोल चाहिएंगे, इसको 3 टाइम्स इसके मोल चाहिएंगे इसको, ठीक है ना। तो देखो 71.42 मोल किसके हो गए, ये नाइट्रोजन के हो गए, प्लस 3 × 71.42 मोल्स किसके हो गए, ये
इसके क्या नाम है, हाइड्रोजन के हो गए, ठीक है ना। तो कितना मिल गया फिर हमको, ये इससे क्या मिल रहा है, 2, है ना। 2 मोल किसके मिलेंगे, NH3 के, और NH3 का कितना होता है ना, 2 × 71.42 × 17 ग्राम्स, ठीक है ना, इंटू 17 ग्राम्स करेंगे इसको। तो इसको जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 2.43 × 10⁻³ ग्राम्स आ गया, है ना। यानी इतनी क्या मिल गई आपको, ये अमोनिया का द्रव्यमान मिल गया। कितना मिल गया ये अमोनिया का, क्योंकि 2 आयतन मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हमको, है ना, क्योंकि 2 आयतन हैं ये, ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन है इसका, दोनों में से कोई अभिक्रियक शेष बचेगा, यस। ये तो देखो फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड में क्या कह रहा है, क्या इन दोनों में से कोई आयतन शेष बचेगा, तो यस। किसका बचेगा, फिर क्या पूछ रहा है, अच्छा सेकंड में तो यही पूछ रहा है कि क्या इनमें से कोई शेष बचेगा, ठीक है ना। और थर्ड क्या पूछ रहा है ये, यदि हाँ तो कौन सा बचेगा, बताओ शेष कौन सा बचेगा। ये बच रहा है ना, ये आधिक्य में है हाइड्रोजन, तो क्या बचेगा, डाईहाइड्रोजन बचेगा। डाईहाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अनयूज्ड रह जाएगा ये, है ना। अब ये कह रहा है इसकी मात्रा कितनी होगी, कितनी बचेगी इसकी, तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, है कितना हमारे पास में 1000 ग्राम है ये, है ना। 1 × 10⁻³ था ना, 1000 ग्राम है। इसमें से कितना काम आ गया, ये 3 मोल्स काम आ गए कि नहीं आ गए, इसके कितने मोल आ गए, 3 मोल्स काम में आ गए। तो 3 × 71.42 × 2, ठीक है ना। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो ये आ जाएगा 571.48 ग्राम्स, ठीक है ना। इतना क्या बच जाएगी, डाईहाइड्रोजन इसमें शेष बच जाएगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ ये समझ में आ गया ना आपके कि 1 मोल नाइट्रोजन से 3 मोल, 1 मोल डाईनाइट्रोजन से क्रिया करके 3 मोल डाईहाइड्रोजन क्रिया करके 2 मोल हमको क्या मिल रही है, NH3 मिल रही है। तो इसके मोल बने ये 71.42 मोल हो गए, इसके मोल निकाले तो ये 500 मोल हो गए। तो ये इसके 3 गुने से ही तो अभिक्रिया कर सकता है, क्योंकि इसको 1 को 3 चाहिए, तो इससे 71.42 को 3 गुना कर देंगे हम इसका, है ना। तो इसके 1 मोल हो गए, इसके 3 मोल हो गए, तो इसके कितने मिलते हैं, 2 मोल मिलते हैं हमको। इसके क्या मिलते हैं हमको, 2 मोल मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, 2.43 × 10⁻³ ग्राम्स आ गया। इसके बाद में ये देखिए आप, अगला क्वेश्चन है 0.5 मोल Na2CO3 और 0.50 m Na2CO3 में क्या अंतर है ना। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। क्या कहना चाह रहा है, 0.5 मोल Na2CO3, है ना। अब देखो पहले मोलर मास निकाला हमने, मोलर मास ऑफ Na2CO3 वो कितना हो गया, देखो Na का 23 होता है ना, 2 × 23, 2 परमाणु हैं इसके, प्लस कार्बन का 12, प्लस ऑक्सीजन के कितने 3 हैं, तो ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 46 + 12 + 48, तो ये आ गया 106, है ना। तो 106 आ गया। तो अगर ये U आया 106 U, अगर इसको ग्राम में चेंज कर दोगे, है ना, तो ये क्या आ जाएगा फिर, ये मोलर मास ही है, तो ये 106 ग्राम्स आ गया, है ना। यानी 1 मोल अगर आप Na2CO3 लोगे तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 106 ग्राम होगा, ठीक है ना। तो 1 मोल का द्रव्यमान 106 ग्राम हो गया, तो 0.5 मोल का कितना हो गया, आधा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसलिए 0.5 मोल Na2CO3 का मतलब क्या हो गया, 0.5 × 106 ग्राम्स, तो ये आ गया 53 ग्राम्स। तो 0.5 मोल Na2CO3 का क्या मतलब है, सोडियम कार्बोनेट का मतलब 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट्स है ना। लेकिन ये जो है 0.50 m, कैपिटल M, ये मोलरिटी आ गई नहीं आ गई, मोलरिटी दे रखी है Na2CO3। अब 1 m Na2CO3 का क्या मतलब है कि अगर 106 ग्राम
Na2CO3 1 लीटर में घुला हुआ है तो वो 1 m हो गया, है ना। और अगर 53 ग्राम Na2CO3 किसमें 1 लीटर में घुला हुआ तो वो उसकी कितना हो गया 0.50 m हो गया, आधा m हो गया। तो अंतर है कि नहीं है। तो 0.5 मोल का मतलब तो सीधा क्या है, सीधा सीधा 53 ग्राम Na2CO3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 0.50 m Na2CO3 का क्या मतलब है कि 53 ग्राम Na2CO3 1 लीटर सॉल्यूशन में घुला हुआ है। तो ये इनके अंदर क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा देखो अब इसका ये 1.26 क्वेश्चन है। यदि डाई हाइड्रोजन गैस के 10 आयतन और डाई ऑक्सीजन गैस के 5 आयतनों के साथ अभिक्रिया करें तो जल वाष्प के कितने आयतन बनेंगे। अब देखो जल यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के क्या बन रही है, वाटर वेपर बन रही है। तो देखो H2 प्लस O2 क्या बनती है, H2। अब इसको संतुलित किया तो ये 2 हो गया और इधर क्या लग गया, 2 लग गया। तो देखो 4H2 ये 1 हो। यहाँ पे क्या मतलब है, देखो 2 तरह से होता है ये कि इसके 2 मोल, इसका 1 मोल और इसके 2 मोल। अगर आप 2 मोल डाई हाइड्रोजन लोगे, 1 मोल डाई ऑक्सीजन लोगे तो 2 मोल आपको वाटर वेपर मिलेगी। वॉल्यूम में भी यही सेम हो गया। अगर 2 वॉल्यूम आप डाई हाइड्रोजन लोगे, 1 वॉल्यूम आप डाई ऑक्सीजन लोगे तो आपको 2 मोल क्या मिलेगी, वो 2 वॉल्यूम वाटर वेपर मिलेगी। तो अब ये क्या कह रहा है, देखो डाई हाइड्रोजन के 10 आयतन लिए, इसके क्या लिए आपने 10 आयतन लिए, ठीक है ना। इसके कितने लिए, 5 आयतन लिए, इसके 5 आयतन लिए। तो वही संबंध आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो 2 और 1 तो 10 और 5, तो यहाँ क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो कितने मिलेंगे 10 आयतन मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि 2 वॉल्यूम मिलते हैं। यानी 2 1 2, तो देखो 2 1 तो इतना इधर क्या आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो 10 वॉल्यूम अपने को वाटर वेपर मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ ये प्रश्नावली आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन शायद आप समझ पाए। देखो ये था ना बेटा कि ये 1.24 वाला, इसमें यही था कि 1 मोल नाइट्रोजन के और 3 मोल हाइड्रोजन के मिला के क्या बनते हैं, 2 मोल हमको अमोनिया मिलती है। तो इसके कितना है 71.42 मोल है ना। तो इसके कितने मोल हो गए, इसको भाग दे दिया 2 से तो इसके 500 मोल हो गए। तो ये इसके 3 गुने से ही अभिक्रिया कर सकता है ना, क्योंकि इसमें 1:3 का अनुपात आ रहा है, स्टोइकियोमेट्री जो आ रही है इसकी, है ना। तो इसका 71.42 के लिए इसके 3 गुने और कर लो, तो इसके 3 गुने जब आप क्या निकाल लोगे, इसके तो 500 से कम होंगे नहीं होंगे, तो ये जो हाइड्रोजन है ये किस में बचेगी, ये अधिकता में बचेगी, ठीक है ना। तो क्या मिल गई हमको, 2 मोल अमोनिया मिल गई, है ना। तो 2 मोल अमोनिया का आप बाहर निकाल लेना सीधा सा, है ना। 2 मोल अमोनिया का बाहर निकालोगे, ऐसे कंफ्यूजन हो रहे हो ना आप, तो उस तरह से कर लेना, है ना। 2 मोल नहीं, ये 71.42 है और ये क्या है 3 गुना, तो 2 गुना 71.42 है ना। तो ये मोल निकल गए, नहीं मिल गए, है ना। और ये 1 मोल का इतना ग्राम होता है, बस ये आ गया ना कल, ठीक है ना। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।